हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 11 से 12 क्वेश्चन लेंगे, है ना। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट है, उनके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। और आपका भी फोकस यही होना है, एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके जाना है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपका दिमाग में देखते ही क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसका फॉर्मूला ये है, तुरंत लगाना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये चीज़ नहीं करना है। और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिक्स क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको ये नहीं कि चैप्टर वाइज आपको फोबिया रहता है ना कि मैं चैप्टर उठाऊंगा तब रिवीजन करूंगा, ऐसे नहीं करना। अगर आपको रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, तो आपको 2-3 चैप्टर एक साथ उठाओ, उनके रिवीजन करो। अगर आपको मल्टीपल चैप्टर का एक साथ रिवीजन करना है तो आपको मिक्स क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा। और यही फ्लो आपको एग्जाम में भी चाहिए, तो आपको आज से ही आदत डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको डर लगता है कि भाई चैप्टर मैं पढ़ूंगा जब स्टार्टिंग से तभी, तो ये चीज़ की आदत हटा दो। आपको क्या करना है, डेली मिक्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ में आपको मॉक लगाना है, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपको उसी टाइम पे रिवीजन करना है, और यही तरीका आपको अपनाना है, तभी आपकी स्कोर बूस्ट होगा। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट आता भी रहेगा ना, तब भी एग्जाम में आपकी स्पीड बनी नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ में मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक से ही आपको पता चलेगा चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आदत डालिए और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आपको इस टाइम पे ये चीज़ करना है और उसी टाइम पे आपकी फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप रैंडम उठ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना। अपने आप को ट्रेस भी करना है आपको, है ना, कि आप कितना कंप्लीट हो गया, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, कौन सा टॉपिक वीक है ना। तो जो भी टॉपिक वीक है तो इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लो, है ना। उसके बाद मॉक देना स्टार्ट कर दो, जितना ज़्यादा हो रहा है तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम इस सीरीज़ के माध्यम से क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, है ना, और चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो एग्जाम से पहले ना आपको सारे टॉपिक्स टच करके जाने हैं, ठीक है। तो रिवीजन करने का तरीका ये है, फास्ट रिवीजन करो, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके फास्ट, एकदम फास्ट, मतलब एक्यूरेसी। ये नहीं कि आपको रैंडम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आपको याद भी रहे दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करिए और सारे चैप्टर को आपको टच करके जाना है, ठीक है, जो भी मेंस का भी है चाहे प्री का हो, दोनों का। तो चलिए स्टार्ट कर। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स ए क्या दिया है 2/3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके, बी के ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है ए बी सी दे रखा है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, ए है, बी है, सी है। आर कोलिनियर, आपको कोलिनियर की कंडीशन पता होनी चाहिए। मतलब कोलिनियर मतलब एक लाइन है, उसी पे ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है और सी पॉइंट पे है। अच्छा ये बताओ 3 पॉइंट है मेरे पास, अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से मिलने वाला ट्रायंगल बन सकता है। और ये तो पॉइंट तीनों क्या है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ट्रायंगल कभी बन, 3 पॉइंट से तो बनता है ट्रायंगल, पर एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ट्रायंगल कभी पॉसिबल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो, इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये ए बी सी है, 3 पॉइंट है, मान लेता हूँ इस तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, ठीक है। इसका मान लो क्या है x2 y2, और तीसरा इसका क्या है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए बी सी के, तो कैसे निकालते हैं, 1/2 यहाँ लिख लेता हूँ। ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2। आपको क्या लिखना है, x1 लिखना है, फिर उसके बाद y2 माइनस में y3, ठीक है। x1 y2 में देखो 1 2 3 चल रहा है पेयर, x1 लिखना है, फिर y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद फिर आपको x2 लेना है, फिर y3 माइनस y1, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे, 2 3 1 इस तरीके से साइकिल चलनी चाहिए। फिर x3 लेना है, क्या लेना है, फिर y2 माइनस ये हो गया y3, फिर y1 माइनस में आपका y2 हो जाए, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालोगे ना, इसको 0 के इक्विट पुट कर देना, तो आपको कोलिनियर कंडीशन आएगा, के की वैल्यू। एक दूसरा तरीका है कोलिनियर, इसका मतलब मैं 2 पॉइंट्स हैं, इसके क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, बी का क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है, 5 के दे रखा है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 6 और 7। कोलिनियर इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन, इसका मतलब जो लाइन बन रही है इनसे, तो इनका आपस में स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, 0 डिग्री का ना। तो जब 0 डिग्री होता है, पैरेलल होते हैं जब, तो क्या हो जाता है, m1 इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है ना। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेता हूँ, फिर इन दोनों को पॉइंट्स का स्लोप निकालता हूँ। किसी भी पॉइंट का निकालो, या तो ये दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालो, किसी भी 2 का स्लोप निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर स्लोप निकालूँ, अगर लाइन की इक्वेशन की बात करूँ मैं, जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, y माइनस y1 इक्वल टू m, और x माइनस क्या बोलते हैं, x माइनस x1, ठीक है। तो m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो स्लोप होता है लाइन का, कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। बस इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल लो, तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, y2 माइनस ये आपका y2 है, तो k माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन में 5 माइनस 2,
ठीक है, x2 माइनस में x1, ठीक है। उस तरीके से इस वाले का निकालो, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का, चाहे आप ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालो चाहे इन दोनों का कोऑर्डिनेट। तो m2 निकालूं, अगर मैं m2 निकालूं क्या होगा आपका, ये वाला ये दोनों पॉइंट से, तो 7 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1:1। अब मैंने क्या बताया, दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर में क्या कंडीशन है, दोनों स्लोप क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर दो, कोई भी दो स्लोप निकाल लो, उन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि उनके बीच का जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो एंगल जो बनेगा स्लोप का कितना 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, m1 इक्वल टू m2 रख दो। तो यहाँ रख दिया मैंने 1/r, तो यहाँ से k की वैल्यू डालो, सॉल्व करो क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ इधर, तो क्या आ जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना है, स्लोप लेकर आना, m1 m2 इक्वल टू इसका स्लोप निकाल लो, इन दोनों का स्लोप, किसी का दो का स्लोप लगा लो, दोनों को इक्वेट कर दो और इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में, तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो यहाँ x1 x2 y2 वैल्यू पुट करके निकाल लो, इक्वल टू 0 पुट कर देना, तब आप वहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। या तो फिर उनके स्लोप को m1 m2 को इक्वेट कर दो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब परपेंडिकुलर होती हैं दो लाइन परपेंडिकुलर, तब उनका स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, m1 मतलब क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, तो आपको कोलिनियर पता होना चाहिए, कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला, इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द OM इक्वल टू MD, है ना, और BM कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड द MC कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो डायमीटर ये है, ये सेंटर आपका, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ R है, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है OM इक्वल टू MD, मतलब ये वाली, ये मान लो कि ये दो, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली साइड क्या है आपस में इक्वल है। अब ये बताइए, अगर मैं इसको R ले लूँ तो ये भी तो 0 से लेकर ये पूरा क्या है R है ना, पूरा रेडियस R है ना। अब ये देखिए ये वाला इक्वल है, इसका मतलब ये हाफ, R का हाफ कर दो, R/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, मतलब OM और MD इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, R/2 हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल है, और यहाँ से यहाँ पूरी लेंथ कितनी है R है ना, पूरा रेडियस है ना, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हाफ लिख दिया। अब देखिए, इससे पहले आपको दो कंडीशन जानना जरूरी है, कौन सी है आइए देखते हैं। जब भी आप देखो, ये एक कॉर्ड ये है, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड डायमीटर एक कॉर्ड ये है, कॉर्ड ही कहलाती है ना, और साथ ही साथ में एक कॉर्ड ये है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, M पे इंटरसेक्ट करिए, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइए रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जब भी दो कॉर्ड्स हैं, मान लो कि ये दो एक कॉर्ड्स ये है, एक कॉर्ड ये AB और CD, मान लो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पे, किस पे, यहाँ पे लिख लो CD, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से, मैं लाइन खींचता हूँ, PA इंटू में PB, क्या बोला मैंने, PA इंटू में PB इक्वल टू ये इंटरसेक्शन पॉइंट से PC इंटू में PD, ठीक है, क्या PC इंटू में आपका PD, समझ में, इसको अच्छे से लिख दो। तो क्या बताया PA, फिर से बता रहा हूँ देखना, दो ये एक खींची मैंने, एक लाइन ये खींची, ठीक है। ये हमारा क्या है, चाहे इंटरसेक्शन कर रहा है P पॉइंट है, ठीक है। तो PA और PB, क्या बोला, PA इंटू में PB इक्वल टू यहाँ इंटरसेक्शन PC इंटू में PD, ठीक है, PC इंटू में PD, समझ में आया ये चीज़ समझ। अब देखिए, ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरनली यहाँ लिख लेना इंटरनली। अब मैं बात करूं कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मान लो ये एक कॉर्ड मैंने ये खींची AB, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड मैंने ये CD खींची, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, दोनों कॉर्ड को, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर टच कर रहे हैं, कहाँ पे, P पे, तो P पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली पे केस क्या बनेगा, एक्सटर्नली ये वाला केस ज़्यादा आता है, ठीक है। तो P से देखिए, P से ही जाना आपको, P से PB, P से A, ठीक है। तो लिख लो PB इंटू में PA, ठीक है, कुछ भी लिख लो। फिर उसके बाद PD इंटू में आपका क्या, PC, समझ में, PD इंटू में आपका क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, ठीक है, समझ में। अब एक और है, अब देखिए ये जैसे मैं टेंजेंट खींचूं, एक पॉइंट यहाँ P है, और एक कॉर्ड खींचूं, ये कहाँ इंटरसेक्ट करें, P पे, ये क्या है हमारी टेंजेंट है, मान लो ये T है, ये P है, और ये क्या है हमारा, मान लो कि ये B है और A है, ठीक है। AB कॉर्ड था, मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे, तब क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, PT का, ये टेंजेंट का स्क्वायर, PT का स्क्वायर इक्वल टू P से B फिर P से A, ठीक है। तो PB इंटू में PA, समझ में। तो ये तीनों रिलेशन आपको डायग्राम अच्छे से एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। तो बस आ जाइए, इसको लगाना है ना, कॉन्सेप्ट देखो वही सारे यूज होंगे, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्या बोला उसको यूज करना है, ठीक है। अब ये देखिए AD पूरा ये है ना, अभी कहाँ इंटरसेक्ट करें, M पे, तो ये बताइए AM इंटू में यहाँ से क्या MD, ठीक है। तो लिख लो AM इंटू MD, यहाँ से ये वाली कॉर्ड के देखो MB BM, ये लिख लो BM या MB इंटू में क्या MC,
ठीक है, इनटू में क्या MC, ठीक है। तो BM की वैल्यू दे रखी है, BM की कितनी वैल्यू रखी है 12 दे रखी है, MC की कितनी वैल्यू रखी है 3 दे रखी है। अब AM तो हमको पता नहीं है, AM कैसे पता चलेगा? अब देखो मैंने अभी आपको बताया ये वाली कितनी लेंथ है R/2, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, और MD भी कितनी है R/2, है ना। तो ये बताइए पूरी AM कितनी हो जाएगी, AM कितनी हो जाएगी, AM कितनी हो जाएगी R प्लस R/2 हो जाएगी, ठीक है। और MD कितनी हो जाएगी आपकी, ये MD है, MD कितनी हो जाएगी आपकी R, ठीक है। ये कहाँ गया MD, कहाँ गया, ये है ना। ये कितनी हो जाएगी R/2 हो जाएगी, ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3R/2 इंटू में R/2 हो जाएगी, है ना। MD समझ में, और इसका टू क्या हो जाएगा 12 इंटू में 3, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3R², और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू में 3 और इंटू में आपका 4, ठीक है। 3 से काट लो, 3 से 3 कट गया, तो R² 12 चौको 48 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका 16 3 48 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 16 में से 4 बाहर आ जाएगा 4√3, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4√3 आ गई। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, डायमीटर बताना है, डायमीटर 2R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 8√3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने √3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा आपका 8√3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा D, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये वाला, इंटरनली वाला एक्सटर्नली वाला, और ये जब टेंजेंट है तब इंटरसेक्ट करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इन अ ट्रायंगल ABC PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ठीक है। ये क्या है मेरा ABC ट्रायंगल है, मैंने PQ ड्रॉन पैरेलल टू BC ड्रॉ बना दी, ठीक है। विच डिवाइड AB इन द रेशियो 4:5, मतलब 4:5 में ये 4 यूनिट है, ये कितना है 5 यूनिट है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है बड़े वाला ट्रायंगल का, ABC का कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब BQ इज जॉइंट, BQ कहाँ है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये BQ है आपका, इसको ज्वाइंट किया। फाइंड द एरिया ऑफ BQ, तो इसका एरिया बताना है, कुछ नहीं करना है आपको, दो प्रॉपर्टी दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कुछ नहीं करना। ये देखिए पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। ये मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, यहाँ से ये PQ क्या है पैरेलल टू BC है ना। आपको पता होना चाहिए ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC बड़ा वाला सिमिलर टू ट्रायंगल APQ, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ट्रायंगल होंगे तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो AB अपॉन में AP, ठीक है। उसी तरह BC अपॉन में क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, है ना। और AC अपॉन में आपको क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा, तो AC अपॉन में क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, मतलब छोटे वाले का ट्रायंगल, ठीक है। इनका रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो निकालना, तो कुछ नहीं करना, इनका जो साइड का रेशियो होता है ना, इनका क्या करना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब ये बताइए AB कितना है हमारा, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो AB कितना हो जाएगा आपका 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा ना। तो 9 का स्क्वायर करो अपॉन में APQ निकालना है, एरिया ऑफ APQ है ना, इसका रेशियो निकालना है, तो AP का स्क्वायर करो। AP कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इनके एरिया का आपका रेशियो पता चल रहा है, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा 81 यूनिट हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ मतलब ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा, और पूरे ट्रायंगल कितना हो जाएगा 81। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया मुझे दे रखा है 162, मतलब 81 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 162, तो मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, 16 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स है, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 32। तो ये इसका एरिया कितना आ गया आपका 32 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर्टी और लगानी जो कि मैं आपको बताऊं। अगर देखिए ये ABC ट्रायंगल है ना, अगर मैं यहाँ से CVN ड्रॉ करता हूँ, ये CVN है, मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोला नॉर्मल एक CVN है जो कि वर्टेक्स से मैंने डायरेक्ट किया। तो जिस रेशियो में मान लो ये D पे मतलब BC पे मिल रही है D पॉइंट पे, तो जिस रेशियो में ये इनके बेस डिवाइड होते हैं, है ना, जितना रेशियो इनका होता है, जैसे मान लो 3 रेशियो X रेशियो Y में ये आपस में इनका रेशियो है, तो इनका रेशियो एरिया का भी रेशियो क्या हो जाएगा X रेशियो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, इनका एरिया का भी रेशियो क्या हो जाएगा X रेशियो Y, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा X रेशियो Y हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो ये C1 की बात हो, आप कंफ्यूज मत होना उसमें एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि वर्टेक्स में एंगल खींचता हूँ, ये थीटा क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, तब क्या होता है कि मान लो कि ABC है, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये BD है, तो BD का रेशियो BD अपॉन में DC इसकल टू क्या होता है, इनके साइड का आपस में रेशियो क्या होता है इक्वल होता है ना, AB अपॉन में AC, ठीक है। तो इनका रेशियो इसकल टू क्या होता है, इनका रेशियो AB अपॉन में AC, ठीक है, समझ में। और ये वाला क्या है कॉन्सेप्ट है, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होंगे उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा, बस यहाँ पे यूज़ करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे ये वाला अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, ये पूरा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ये देखिए ऐसे बना देता हूँ, तो ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, ये मेरा क्या है Q है, ये हमारा A है, और ये हमारा क्या है
ये बी है, ठीक है, और बीच में क्या है पी है, ये 4 है, ये कितना है 5 यूनिट है। ये बताइए 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो ये 4, अब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 32, इसकी वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, तो इस वाले का एरिया निकालना है, इसी वाले का एरिया निकालना है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू कितना 8 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स करो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? आपको दो प्रॉपर्टी थी, एक सीवीएन वाली है ना, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा आपका एरिया भी डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला, डायगोनल ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लेन कितना दे रखा है, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है। ठीक है, क्या है पी क्यू आर एस। ठीक है, इनकी साइड इक्वल है, ये साइड है आपकी 20√2 पी क्यू आर एस है। अब इनके जो डायगोनल है आपस में इंटरसेक्ट करें कहाँ पे, ओ पे। ठीक है, अब उसने क्या बोला, द साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना दे रखा है, इनकी साइड दे रखा है स्क्वायर की प्लेन की साइड से आपकी इक्वल होगी, कितनी दे रखी है 20√10 दे रखा है सेंटीमीटर। अ रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर OM इज वर्टिकली प्लेस एट द सेंटर। मतलब मैंने एक रॉड ली, ठीक है, कौन सी वर्टिकली, एक रॉड ली और मैंने सेंटर पे ऐसे रखी। ठीक है, सेंटर में ऐसे वर्टिकली ऐसे उठा के, जैसे मैं मान लो प्लेट रखी हुई है, मतलब स्क्वायर टाइप की प्लेट है, उसके ऊपर मैंने ऐसे सेंटर में उठा के क्या रखी, रॉड रखी। ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, सीधा सीधा। तो बताना है हमको व्हाट इज द लेंथ ऑफ एमपी, एमपी की लेंथ बताना। ये रॉड है एमओ क्या है हमारा, एमओ क्या है लेंथ इसकी रॉड की। ठीक है, तो ये हमको इसकी लेंथ बतानी है, इसकी एमपी की। ठीक है, आपको 3D फिगर दिख रहा है आपकी, ये ऊपर हाइट तक ये मतलब ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको ये क्या बताना है, स्लैंट हाइट बतानी है, ये वाली कौन सी पी है, कुछ नहीं करना है आपको। रॉड की लेंथ दे रखी कितनी 40 सेंटीमीटर है ना। अब ये बस ये वाला डायगोनल निकालना है। ठीक है, डायगोनल को हाफ करके निकाल लें, तो आपको पता है कि जब साइड दिए रखे ए 20√10 तो डायगोनल कितना हो जाता है, डायगोनल कितना होता है आपका √2a होता है। ठीक है, तो √2 इंटू में आपका 20√10 कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से इसको मैं अगर लिखूँ 2√5 कितना हो जाएगा आपका, तो ये कितना 40√5 हो जाएगा। ठीक है, 40 रूट कितना हो जाएगा 40√5 हो जाएगा डायगोनल आपका। पर हमको कितना चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए तो इसका आधा कर दो, डायगोनल का आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा 20√5। ठीक है, तो 20√5, तो ये इसकी ये वाली साइड कितनी आ गई 20√5 आ गई है ना, 20√5 आ गई। आपको ये पता है कि ये वाला एंगल क्या है, आपस में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो आपको ये साइड 40 सेंटीमीटर दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 20√5 दे रखी है, तो ये वाली साइड निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो यहाँ से 20 पहले कॉमन निकाल लो है ना, तो ये m है और ये आपका क्या p है और ये o है, तो mp इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 20 निकाल लो पहले कॉमन, बचा क्या आपका यहाँ से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या बचेगा √5 बचेगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में आपका ये जो दोनों 4 और ये 9 हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना 60, आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में किस तरीके से किया। आपको ये वर्टिकली लेंथ की रॉड की मतलब रॉड की लेंथ दे रखी थी 40 सेंटीमीटर, मैंने डायगोनल निकाला, तो आपको स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आइए रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, जब देख कॉन्सेप्ट, तो ये मैं इसका डायगोनल बना लेता हूँ। डायगोनल आपस में कैसे परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, कौन से, ये जो डायगोनल बनाया ना, ये मान लो कितना, ये 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 45, ये 45, ये 45 डिग्री, ये 45, ये 90 डिग्री आपस में बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 45, तो यहाँ लिख लेता हूँ ABCD। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अभी वाली साइड ये वाली साइड क्या होंगे, आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ O है, यहाँ लिख लेना OC इक्वल टू OA। ठीक है, और क्या आपका OB भी इक्वल टू OB, आपस में क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, और 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाइए एरिया की बात करूँ, अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लिख लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका A स्क्वायर, या फिर डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर दो। क्या है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर बताओ कितना, चारों साइड का सम कर दो है ना, 4A हो जाएगा। और अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल की लेंथ बताओ, डायगोनल की लेंथ कितनी होती है आपकी √2a होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए आपको। अगर मैं बात करूं इन रेडियस की बात करूं, ये जो अंदर सर्कल बना है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है, इसकी रेडियस कितनी होगी ये बताइए। सेंटर है, सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ लेंथ खींची। अब बताइए पूरी लेंथ कितनी होगी, a मान लिया स्क्वायर की लेंथ, तो इसकी हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा, तो इन रेडियस क्या होगा आपका
इन रेडियस क्या होगा आपका, या जो साइड दी है उसका क्या कर देना, हाफ कर देना, ठीक है, साइड का हाफ कर देना, ठीक है। उस तरह से अगर मैं बात करूँ इसके बड़े वाले से, सरकम रेडियस कितनी होगी, इसको आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, इसको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं, है ना। ये क्या होगी ये बताइए। अब ये देखो यहाँ से सेंटर से ये डायगोनल ये खींचो, यहाँ से ये खींचोगे ना, ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है ना। पर ये सेंटर से यहाँ तक ये क्या है आपकी सरकम रेडियस ही है ना, कैपिटल आर, ठीक है। ये स्मॉल आर थी, कैपिटल आर। क्या करना है, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल निकालो, डायगोनल का हाफ करो, वही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल आर कहलाएगी। अगर आपको डायगोनल डायरेक्ट दिया तो आपको dy/2 करना है, या तो डायगोनल नहीं पता तो डायगोनल कितना है, a√2 है ना, 2√a होता है ना, अपॉन में क्या 2 कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, ये सरकम रेडियस आ जाएगा। अब आपसे पूछेगी सरकम रेडियस आर अपॉन इसका रेशियो कितना होता है आपका, √2 अपॉन में 1, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, अगर मैं एरिया ऑफ सरकम सर्कल मतलब बड़े वाले सर्कल का रेशियो, सरकम सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ सेम इन सर्कल, इनका रेशियो कितना होगा आपका, याद रखना 2:1 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में। एक कौन सा टॉपिक आपको और बताता हूँ, कौन सा, देखिए पहले मेरे को स्लाइड लेनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, कीप, ठीक है, इंसर्ट, एक प्रॉपर्टी और देखिए, जब भी आपको याद रखना, अगर मान लो कि ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सरकम सर्कल, ठीक है, यहाँ अच्छे से बना लेते हैं। मान लो कि सरकम सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने स्क्वायर, तो आपको इनके एरिया का क्या याद रखना, रेशियो याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो में एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होता है, 11 आपका 7 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी, आपको दिया है एरिया ऑफ सर्कल दिया, आपको बोलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, तो क्या करो 11 यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर मान लो मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो इस एरिया का मतलब इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, कुछ नहीं करना, बस बड़े बड़े ट्रायंगल का मान लो ABC है, ABCD है, तो इस तरीके से बनाओ, ABCD है, तो बताना है ये PQR है, PQRS है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, PQRS क्या है, मिड पॉइंट है आपस में। तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका PQRS का कितना हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ इसका स्क्वायर, हाफ ऑफ स्क्वायर ABCD का, ठीक है। अगर मान लो इसी के अंदर एक और स्क्वायर बना दूं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हो जाएगा, PQRS का हाफ हो जाएगा। इस तरीके से मैं इन्फिनाइट एंगल मतलब इसके अंदर स्क्वायर बनाते जाऊँ, उसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आपको, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि वह ना 4x² - 40x प्लस में 187 इज डिवाइडेड बाय 9 इट्स लिव्स रिमाइंडर कितना 7 एंड कोसेंट इज 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, डिवाइजर ये है। आपको रिमाइंडर कितना 7 मिला, क्वेश्चन कितना ये है, तो आपको पता होना चाहिए जो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखो, डिविडेंड आपको क्या है, ये है, तो 4x² माइनस में 40x, है ना, प्लस में आपका 187 इसका टू क्या होगा, डिवाइजर किससे डिवाइड करें, 9 से, ठीक है। आपका क्वोशेंट कितना है, 4 टाइम्स है, प्लस में रिमाइंडर जो बच रहा है ये, ठीक है। आपको पता ना जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, आपको ये डिवाइजर इनटू में आपका क्वोशेंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, ये आपका डिवाइजर था, ये आपका क्वोशेंट था, ये आपका ये 9 चौको 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 43, यहाँ 4x माइनस 48 x प्लस में 187 माइनस 43, इसको 43 को यहाँ ले आओ, 43 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 4 ये 4 और ये वो 4, तो इसको हटा के क्या लिख लो 144, ठीक है। तो आप यहाँ से 4 कॉमन निकालो तो x² माइनस में 12 चौक 48 प्लस में आपको कितना हो जाएगा 4 × 12 और 2 बचा 8 × 24 नहीं 4 × 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो, इसको ब्रेक करो ऐसे, 6 × 36 इनका ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा। तो अपने रूट्स कैसे मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे 6 होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, x इक्वल टू 6, दोनों 6 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये फॉर्म लगाना था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में r, ठीक है। बस यहाँ से आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है, वहाँ से आप लिखा लेते, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है, समझ में। चलिए देखिए, स्टीव ट्रेवल फॉर द 2 hours फॉर हिज जर्नी
कितना एट 40 किलोमीटर 40 माइल्स पर आवर, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 3 आवर फॉर हिज जर्नी एट 80 माइल्स पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कुछ निकालना है एवरेज। अब आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालता हूँ, एवरेज स्पीड कैसे निकालता हूँ, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालूं तो पहले 2 घंटे चला 40 माइल पर आवर की स्पीड है 2 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 घंटे चला 80 माइल्स पर आवर, और टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटे, फिर 3 घंटे, तो टोटल 5 घंटे, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 4 तो ये काट लो, यहाँ से काट लो, 8 पंचे 40, तो 8 दूनी 16 बचा, यहाँ से काटोगे तो 16 पंचे से 16 48, तो 48, तो कितना हो गया टोटल आपका 8 से 14 बचा, कैरी 1 है ना, तो 4 तो 6, तो कितना हो गया 64 किलोमीटर मतलब माइल्स पर आवर आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। समझ में आया, तो आपको ये याद होना चाहिए। एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए, जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे आपको पता है ना कि जब भी आपको मान लो कि S1 स्पीड दिया, S2 स्पीड दिया और एलिगेशन दिया S3, इन दोनों को मिला के एवरेज जो स्पीड बनी कितनी S3 बन रही है, तो जो इनको एलिगेशन लगाते हैं, जो हमको मिलता है, जो रेशियो मिलता है, वो किसका होता है, टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मान लो जो भी आएगा T1 T2, तो ये किसका मिलता है, हमको टाइम का रेशियो मिलता है, ठीक है। समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस लगेगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू में टाइम। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, 2 घंटे चला 40 माइल पर आवर की स्पीड से, फिर उसके बाद 3 घंटे चला 80 माइल पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, टोटल डिस्टेंस में अपॉन में टाइम, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 कैंडिडेट फॉट इन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट कितना 64%, तो एक को मिला कितना, पहले वाले को 64 मिला जो जीता, और दूसरे वाले को कितना मिला होगा बताओ, दूसरे वाले को मिला होगा आपको 6 ये और 3, कितना 36 मिला होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वैसे ही अंदाज़ा लगाना चाहिए, 50 से कितना ज़्यादा है ये, 64 कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का बस 2 टाइम्स कर दो, तो कितना होगा 28। तो 28% की आपको वैल्यू दे रखी है, कितने वोटों से जीता वो आपको यहाँ देखना है कि कितने वोटों से जीता है, ठीक है। ये नहीं अगर कितने वोट है यहाँ बाय दिया हो या बाय मतलब विथ दिया हो, बाय दिया हो, इतने वोटों से जीता, तो 28% की वैल्यू दे रखी है। या तो फिर आप फर्स्ट कैंडिडेट निकालो कितना 60% मिला, तो दूसरे वाले को इतना 30, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 28, इस तरीके से निकालो। या देख लो कि 50% से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 में 2 का इंटू कर दो, कितना होगा 28%। 28% की वैल्यू दे रखी है कितना 4992, ठीक है। तो टोटल वेट का 28% कितनी वैल्यू, कितने वोटर्स हैं 992 है, तो आपको क्या निकालना है 100%, टोटल वोट्स निकालना है ना, टोटल वोटर्स कितने, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हैं, तो 992 अपॉन में 28 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4 से काट लो, 4 7 जा, ये कितना हो जाएगा 4 से काटोगे तो 4 2 8 बचा, 4 को 16, 3 बचा, 8 को 32, ठीक है। आप काटो कितना जाएगा 24800, 7 से कट नहीं रहा है, कितना होगा 7 21 बचा, कितना आपका 3, 7 चौको 28, 7 5 35, 3 बचा, 7 चौको 28 और 7 चौको 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना आ रहा, तो नॉन ऑफ दीज आ जाएगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, बस देखना है कि आपको 60% वोट जो विनिंग कैंडिडेट 50% से कितना एक्स्ट्रा लाया, कितना लाया 14 लाया, इसका डबल कर दो तो उनका गैप का मिल जाएगा, ठीक है। कितने वोटों से जीता 28% के वोट, ये नहीं कि आप 14% निकालो, 40% इक्वल टू नहीं, 28% इक्वल टू 992, ठीक है। समझ में आया। या तो आप लिख लो जो विनिंग कैंडिडेट 64 है और जो हारा हुआ किससे कितना लाया होगा 36% लाया होगा, 64 इसको मिला तो 36 सेकंड वाले को मिला होगा, है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 28 है, 28% की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए क्या बोला है, शॉपकीपर बाय सा टीवी सेट प्राइस है कितना, उसका प्राइस कितना दे रखा, जो शॉपकीपर है दुकान है वो कहीं से टीवी लेके आया, ठीक है। आफ्टर गेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट कितना 15%, 20% का उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है। He spent 8% of his cost on packaging and transport. At what price should he sell TV set to earn a profit of 12%? ठीक है। तो पहले वो खरीद के लाया, पहले उसको डिस्काउंट मिला 15-20% का, उसके बाद क्या किया उसने, कहीं से खरीद के लाएगा तो भाई उसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज देगा, है ना। दुकानदार कहीं से खरीद के लाएगा तो उसका भी चार्ज देगा। उसके बाद क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट चाहिए कितना है 12% का, तो कितने में बेचेगा, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ शॉपकीपर को कितना कॉस्ट पड़ा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर को कितना पड़ा, तो देखिए 2000 कितना 20,000 है ना, 20,000 में 15% का डिस्काउंट, 15% का मतलब कितना है, 15% को फ्रैक्शन में बदलना चाहिए 3/20, तो 20 में से 3 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 17 आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 में 3 का डिस्काउंट दिया, उसमें 20 के साथ कितने में मिला उसको 17 में, ठीक है। उसके बाद फिर से 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 में 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 4 यूनिट, ठीक है। तो समझ में आया डिस्काउंट को मैंने कैसे लिखा है, 20% का डिस्काउंट मतलब 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट में मिले इसको, ठीक है। तो टोटल कास्ट निकालो 2% है, या तो आप निकाल लो दोनों को ऐड करके, है ना। यहाँ से काट लो 20 पंचे 100, तो ये 2 0 गया, 17 चौको 68 और 100
13600। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा, पर अभी तो उसको ट्रांसपोर्ट प्राइस, इसका ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग इसका भी तो प्राइस देना है ना। तो कितना परसेंट है वो? 8% है, तो 13600 का 8% निकालो, तो 8% कितना हो जाएगा आपका? 100 करो तो 100 चाहिए, कितना? 8 6 48, बचा कितना? 1 8 24, 4 28 की 2 बचा, 8 एकम 8, और कितना हो गया आपका? 8 एकम 8, 8 24, 8 2 10, कितना हो जाएगा? 1080। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट और पैकेटिंग चार्ज है, और टोटल जो कॉस्ट थी इतनी थी। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10 आपका 88, तो कितना हो गया? 88641। ठीक है, तो टोटल इतना उसको लागत लगी। अब इसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 12% का प्रॉफिट चाहिए। 12% का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 12% का मतलब क्या होता है? 3/4। ठीक है, 3/25, सॉरी 3/25, 25 पता है ना। 3 इंटू में 4% लिख लो। 4% कितना होता है? 1/25 होता है। तो कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट चाहिए कितने में? 25 में से, तो क्या करो? 25 इंटू में, मतलब 28/25। ठीक है, तो 25 यूनिट की अब इतना निकालना है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। यहाँ 4 से इंटू कर लो ताकि नीचे 100 मिल जाए, और ऊपर भी 4 से इंटू कर लो। तो 4 से इंटू कर लो, तो पहले मैं इसको इंटू कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें इंटू करूँगा 4 का, तो कितना हो जाएगा? अपॉन में तो 100 आ जाएगा। 8 चौको 32, 3 कैरी है ना। 3 8 चौको 32, 3 35, 8 चौको 32 3 आया है ना। 8 चौको 32, 3 कैरी 5 आया। ठीक है, फिर 3 4 6 24, 27, 2 कैरी 4 चौको 16, 2 18, 1 4 एकम 4 1 5। ठीक है, अभी 28 है, तो 28 को क्या ले सकता हूँ? 30 - 2 ले सकता हूँ। 28 को क्या ले सकता हूँ? 28 - 2। ठीक है, तो 100 है नीचे हमारा। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा आपका? 0 3 2 6, 5 15, 1 कैरी 7 21, 22, 2 कैरी है ना। 8 24, 2 26, 2 कैरी 5 15, 2 17। ठीक है, -2 करना है। ये -2 से भी तो इंटू करोगे ना अभी इसको। 2 9 4, 5 2 10, 1 कैरी है ना। 7 2 14, 1 15, कितना हो गया? 4, कुछ गड़बड़ किया क्या? 5 2 10 है ना। ये कितना हो गया? 2 2 4, 5 10, ये 10 है। ठीक है, 1 कैरी, फिर इसका 7 2 14, 1 15, 1 कैरी, फिर 8 2 16, 8 2 नहीं कितना? 8 2 16, 1 17, 1 कैरी। ठीक है, 5 2 10, ये कितना हो जाएगा आपका? 11। तो बस इसको माइनस कर लो। ये कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 12 में 5, 7 के कितना हो गया? 5 हो गया। फिर ये 5 में 1 है 4 हो गया। फिर ये कितना हो गया आपका? 6 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला आंसर है, तो बस। ठीक है, तो 1645 अपॉन में 100 है, 100 करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 56। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले उसको डिस्काउंट दिया, तो टोटल कॉस्ट कितना? 1360। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो चार्ज लगा कितना लगा? 8% लगा, तो 8% लिखा लिया इसका कॉस्ट का है ना। कॉस्ट का बोला उसने, ओरिजिनल कॉस्ट का नहीं बोला। अगर ओरिजिनल कॉस्ट बोलता तो हम क्या निकालते? डिस्काउंट देने से पहले जो कॉस्ट है उसका निकालते, तो हम 20,000 का कॉस्ट वो निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो भी चार्ज लगा, तो 8% कितना जिसको कॉस्ट पड़ा उसका। ठीक है, तो 8% कितना आ गया? 1088। दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी? 14688। अब इसमें प्रॉफिट चाहिए कितने का? 12% का, तो 28 बाय मैंने क्या किया? 25 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? 16,450.56। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि इफ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितना है? 368, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के। उस वैल्यू आर इन द रेशियो, कितना है इस रेशियो में? उनकी वैल्यूज दे रखी है। क्या दे रखा है? वैल्यू का रेशियो दे रखा है कितना? 13। ये और अब मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? टोटल मेरे को नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 378, पर रेशियो चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो 1 रुपये कितने वैल्यू दे रखी है? 13। इसका मतलब अब मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 से इंटू करूंगा। ठीक है, आपको पता है ना 1 रुपये। ठीक है, अब 50 पैसे, कितने पैसे मिला के आपके 1 रुपये बनता है? 50 पैसे कितने कॉइन्स मिला लेंगे? 1 रुपये कितने पैसे मिलाते हैं? 2 पैसे मिलाने पड़ते हैं, मतलब 2 कॉइन्स मिलाने पड़ेंगे। क्या करूंगा मैं? 2 से इंटू कर दूंगा 11 में। ठीक है, ये आपको दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 1 रुपये की, ये 2 रुपये, ये 50 पैसे की, और ये आपकी 25 पैसे की। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहा हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पे? अभी मत लिखो, ये इसको हटा लो। वैल्यू दे रखी थी 11 13 11 और 7, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? तो 1 रुपीज़ के 13, ये 3 इंटू में 1 कर लो। ठीक है, फिर 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 50 पैसे कितने कॉइन्स मिला के 1 रुपये बनता है? इंटू में क्या करो? 2 से इंटू कर लो, 2 कॉइन्स चाहिए होता है ना। और 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होता है कि हमारा 1 रुपये बनता है? तो 4 पैसे 4 कॉइन्स चाहिए होते हैं, 4 से इंटू कर लो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो इसके नंबर कितना? 13, और ये कितना? 22 कॉइन्स है, और 25 पैसे कितने कॉइन्स है आपके? 7 चौको 28। ठीक है, 60 है। अब आपको क्या बोला कि द नंबर ऑफ बताना है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस टोटल कॉइन्स दे रखा है कितना? 378 दे रखा है।
टोटल कॉइन्स कितना दे रखा है 378, तो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 40 से 50 कितना हो गया 63 हो गया है ना। टोटल मिलाओ ना, ये कितना हो गया आपका 8 2 10 ये 2 5 13 तो 63 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 378 है ना। तो किससे जाएगा, आपको क्या बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, 50 पैसे कॉइन्स की। 50 पैसे कॉइन्स मतलब 22 की वैल्यू बताना है। अब 22 में आपको पता है कि क्या छुपा हुआ है, 11 छुपा हुआ है, तो इसका 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, कौन सा 132। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, कितना होगा 378 अपॉन में 63 इंटू में 22 की वैल्यू निकालिए। 963 9 से 52 और 9 चौको 36, एक बच्चा 9 दिन 18, ये कितना हो जाएगा 7 42। तो 6 इंटू में 22 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा था 22 में क्या इसका 50 कॉइन्स का निकालना, तो 11 इंटू में क्या 2 है, तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही, तो 11 का मल्टीपल एक ही क्वेश्चन में जो कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपको वैल्यू दी थी तो मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाला, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे जो टोटल, तो यहाँ से मुझे पता चला कि 63 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 378, तो मैंने 20 मतलब 50 पैसे कॉइन्स कितने थे 22, उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, समझ में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको रिवीजन करने को ढेर सारी चीज़ें मिली होंगी। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए एग्जाम से पहले। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और इस चीज़ को जो भी मैंने आपको नोट डाउन किया है इसको जाके प्रैक्टिस करिए और दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अपने मेंटली अपने आप को ना स्टेबल रखो और अच्छा खाना करो, मतलब हेल्दी खाना आपको खाना है। ठीक है, और आपको प्रेशर लेके चीज़ें नहीं पढ़नी है, एकदम रिलैक्स माइंड होके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।